हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। ऑलरेडी हम लोग जनन के बारे में जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन वर्ड है या जनन है वो क्या चीज है। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी जीव हो वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो जीवों में अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जीव जनन करते क्यों हैं, जीव जनन करते क्यों हैं, ये ऑलरेडी आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में ही बताए थे कि जनन क्या है, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। ये सारा चीज आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग को कंटिन्यू इस अर्थ पर करने के लिए जो जीव हैं वो जनन करते हैं। अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जीवों की अस्तित्व बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल भी इसके देखने को मिल रहे हैं। कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण कुछ जीव के जो रिप्रोडक्शनल सिस्टम्स है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसके वजह से वो जीव अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं और बहुत सारे चेंजेस इसमें आ रहे हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मानव यानी मानव में जो जनन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब पढ़ेंगे मानव के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आज हम लोग डील करेंगे। हम लोग यह भी जानते हैं कि जो मानव होते हैं वो मेमेलिया क्लास में आते हैं, यानी स्तनधारी जंतुओं में आते हैं। और सभी स्तनधारी जंतुओं में से जो मानव होता है वो सबसे विकसित सुविकसित जीव है और इसकी जो शरीर की बनावट होती है वो थोड़ा जटिल होता है। जैसे आप गाय की तुलना करें, भैंस की तुलना करें या अन्य जो मेमेलिया हैं, मेमल्स वर्ग यानी स्तनधारी जीव हैं, उससे अगर आप तुलना करें, यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं वो मेमेलिया क्लास के जंतु कहलाते हैं। तो जो मानव होते हैं वो अन्य सभी मेमेलिया क्लास के जंतुओं में सबसे ज्यादा सुविकसित एवं इसकी जो शारीरिक बनावट होती है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है, इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन वगैरह। दूसरी बात, मानव जनन तंत्र, चूंकि हम जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, पूरी बॉडीज को हमें नहीं देखना है, सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम्स को पढ़ना है। तो जो मानव का जो जनन तंत्र है वो अन्य सभी जीवधारियों की तुलना में भी क्या होते हैं, ज्यादा जटिल और सुविकसित होते हैं। ये आपको याद रखना है कि मानव के जो जनन तंत्र हैं वो अन्य सभी जीवधारियों के तुलना में जटिल और सुविकसित होते हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मानव जो होते हैं, जो इसके अंदर जो जन्म की प्रक्रिया जो मानव के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मानव एक लिंगी प्राणी है। आपको पता होगा एक लिंगी प्राणी और द्विलिंगी प्राणी में अंतर, यानी जब एक ही शरीर के अंदर मेल और फीमेल दोनों, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे हम इसके पहले पढ़े थे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो जो ह्यूमन बींग्स है वो यूनिसेक्सुअल यानी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, एक लिंगी जीव होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं और विविपोरस होते हैं। विविपोरस का मतलब होता है सजीव प्रजक, यानी जो अपने जैसे नए जीव को पैदा करते हैं, यानी अंडे नहीं देते हैं। एक होता है ओविपोरस जो अंडे को देते हैं, एक होता है सजीव प्रजक जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो एक पॉइंट याद रखिएगा इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि जो मानव का जो जनन तंत्र है, सबसे पहले एक चीज ये लिख लीजिए कि मानव जनन तंत्र अन्य जंतुओं की तुलना में, अन्य जंतुओं की तुलना में, मानव जनन तंत्र अन्य जंतुओं की तुलना में अत्यधिक विकसित एवं जटिल होते हैं। अत्यधिक विकसित एवं जटिल होते हैं।
तो ये याद रखिएगा कि मानव जनन तंत्र अन्य जंतुओं की तुलना में अत्यधिक विकसित एवं जटिल होते हैं। मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा पॉइंट जो आप इसका याद रखेंगे कि जो मानव होते हैं वो एक लिंगी प्राणी है। मतलब एक लिंगी प्राणी का मतलब हो गया कि इसमें नर अलग होंगे और मादा अलग होंगे, नर और मादा अलग अलग होंगे, और नर जनन तंत्र नर में होंगे और मादा जनन तंत्र मादा में होंगे। यानी जो मानव है, यानी जो मानव एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल जीव है, एक लिंगी जीव है। एक पॉइंट और कि जितने जो भी मानव है वो क्या है, विविपोरस है। मतलब वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे को। सजीव दो प्रकार के होते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस के आधार पर, भ्रूणोद्भव के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विविपोरस, एक होते हैं ओविपोरस। ओविपोरस वो होते हैं जो निषेचित अंडे को देते हैं, और जो विविपोरस वो होते हैं जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं। तो मानव एक विविपोरस को हिंदी में कहते हैं हम लोग सजीव प्रजक प्राणी है। ये चीज आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है मनुष्य के लिए। और एक चीज होता है कि जब अब प्रश्न है, ये नॉर्मली हर कोई पहचान जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो देखिए, जो मेल और फीमेल कि जो बाह्य लक्षणों के आधार पर हम लोग जो उसका अंतर करते हैं, जो पहचानते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, गर्ल्स है बॉयज है, लड़के लड़की को जो हम लोग पहचानते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। क्वेश्चन आता है मानव जनन तंत्र में कि लैंगिक द्विरूपता क्या है। तो जो मानव में हम लोग, ठीक है, मेल और फीमेल में उसके बाह्य आकारिकी एवं लक्षणों के आधार पर जो अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी लैंगिक द्विरूपता के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, आप यहाँ पे लिख देते हैं लैंगिक द्विरूपता, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लैंगिक द्विरूपता इंपोर्टेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तो लिख लीजिए, मनुष्य के बाह्य लक्षणों, मनुष्य के बाह्य लक्षणों या मनुष्य के बाह्य लक्षणों या आकारिकी के आधार पर, आकारिकी के आधार पर, मनुष्य के बाह्य लक्षणों या आकारिकी के आधार पर इसमें नर यानी मेल एवं फीमेल, इसमें नर एवं मादा, इसमें नर एवं मादा की पहचान की जा सकती है। बाह्य लक्षणों के आधार पर हम लोग उसको पहचान लगते हैं, पहचान की जा सकती है। लिंग विभेदन की यह प्रक्रिया ही लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं।
कुछ ज्यादा गर्मी है। हो गया ये, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये सब कुछ इंपॉर्टेंस है। अब देखिए क्या है कि जो हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जब मेल और फीमेल मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का जब डेवलपमेंट होता है तो उसके आधार पे हम लोग इजी वे में, ऐसे तो नहीं भी होता है तो हम लोग पहचान लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का जब पहचान होता है तो हम लोग आराम से क्या करते हैं कि पहचान लेते हैं कौन मेल और कौन फीमेल है। अब देखिए क्या मेल और फीमेल के बॉडी में कुछ विभिन्नताएं होती है, अंतर। जैसे अब अगर बात करें कि जैसे मेल है, नर में दाढ़ी और मूंछें निकलती है, फीमेल में दाढ़ी और मूंछें नहीं निकलती है। कुछ एक दो एक्सेप्शंस होते हैं फीमेल जिसमें हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से उसमें भी हल्के हल्के दाढ़ी और मूंछ देखने को मिलते हैं। कुछ मेल भी ऐसे हैं जिसमें पूर्ण रूप से दाढ़ी नहीं होता है, जैसे आप हमें देख लीजिए, पूरा दाढ़ी नहीं है, मतलब कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर वगैरह होने की वजह से ऐसा कंडीशंस हो जाता है। किसी किसी बच्चे में भी कम उम्र में भी बहुत अधिक दाढ़ी और मूंछें निकल जाती है। दूसरा है कि जो मेल्स का जो बॉडी होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। जो ये कंधा वाला भाग होता है वो मेल का ब्रॉड होता है, चौड़ा, और फीमेल्स का क्या होता है वो मतलब जो है थोड़ा नैरो होता है। और जो मेल के पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर पाया जाता है, जबकि फीमेल के पूरे बॉडी में हेयर नहीं होते हैं। मेल के जो स्किन है वो थोड़ा हार्ड होते हैं, फीमेल के स्किन सॉफ्ट होते हैं। मेल का जो वॉइस है वो थोड़ा मोटा होता है, और फीमेल की जो वॉइस है वो थोड़ा पतला होता है, उसकी जो तारत्व है वो कम होती है। तो बहुत सारे आपको अंतर देखने को मिलेंगे, इस आधार पे हम लोग मेल और फीमेल में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब जो मेन टॉपिक्स है उस पे हम लोग आ रहे हैं। मानव जनन। मानव जनन तभी संभव है जब मेल और फीमेल्स में, ठीक है, दोनों के बॉडी में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हम लोग कहते हैं जनन ग्रंथियां। मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग प्रकार की जनन ग्रंथियां, या उसको हम लोग जनद के नाम से भी जानते हैं, जनद, या इसको हम लोग जनन ग्रंथियां, इसको गोनट्स कहा जाता है। गोनट्स, ये जो गोनट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल गोनट्स और एक होता है फीमेल गोनट्स। मेल गोनट्स मेल्स के अंदर बनेंगे और फीमेल गोनट्स फीमेल्स के अंदर बनेंगे। मेल गोनट्स क्या है, फीमेल गोनट्स क्या है? तो गोनट्स आर टू टाइप्स। जनक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेल गोनट्स, एक को कहते हैं हम लोग मेल गोनट्स, एक को कहते हैं हम लोग फीमेल गोनट्स। स्पष्ट है कि जब मेल गोनट्स है तो ये मेल के बॉडी में बनेगा, फीमेल गोनट्स कहां बनेगा, फीमेल के बॉडी में। अब ये कहने का मतलब ये है कि मां जो नर जनद है, मेल गोनेट्स है, वो किसे कहते हैं? मेल गोनेट्स को हम लोग टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस, इसको हिंदी में कहा जाता है व्रीशन। इसी के अंदर क्या होते हैं, शुक्राणु वगैरह का निर्माण होते हैं। वो आगे जब हम लोग टेस्टिस पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल्स में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे चैप्टर में दिया हुआ भी है कि वृषण जो टेस्टिस होते हैं, इसके अंदर किस तरह शुक्राणु का निर्माण होता है, इस शुक्राणु का फिर फीमेल्स की बॉडी में किस तरह ट्रांसफर होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस में। टेस्टिस का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। उसी तरह जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स के जो गोनट्स होते हैं उसे ओवरी कहा जाता है, हिंदी में इसे अंडाशय, अंडाशय। तो जो मेल गोनेट्स है उसे टेस्टिस कहा जाता है, जिसे हिंदी में वृषण कहते हैं। फीमेल गोनेट्स को ओवरी, जिसे अंडाशय कहते हैं। तो टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? मेल गैमेट्स, गैमेट बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। यहां क्या बनेंगे? नर युग्मक। एक चीज याद रखिएगा, चाहे वो युग्मक नर युग्मक हो या फिर वो मादा युग्मक हो, वो दोनों के दोनों हेप्लॉइड होते हैं, मतलब अगुणित होते हैं। ओवरी क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट, मतलब मादा युग्मक का ये फॉर्मेशन करेगा। जैसे मेल गोनेट्स टेस्टिस कहलाता है। टेस्टिस किस चीज को प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट। मेल गैमेट किसे कहते हैं?
तो मेल गैमेट कहा जाता है स्पर्म को हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु। बहुत ही छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह फीमेल गैमेट्स जो होता है वो जो फीमेल गोनेट्स से ओवरी, फीमेल गोनेट्स इज नॉन एज ओवरी यानी अंडाशय। ओवरी किसमें पाया जाता है, ओवरी में क्या बनते हैं, तो फीमेल गैमेट्स बनते हैं जिसे हम लोग ओवम या फिर ओवा या कहीं पे एग भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसको हम लोग अंड कहते हैं या अंडाणु। इसे क्या कहा जाता है, अंडाणु। ये शुक्राणु हो गया, ये अंडाणु हो गया। अब दोनों के दोनों चाहे शुक्राणु हो चाहे अंडाणु हो, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, हेप्लॉइड। ये भी हेप्लॉइड होते हैं, ये भी हेप्लॉइड होते हैं, मतलब मेल गैमेट भी हेप्लॉइड होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी हेप्लॉइड होते हैं और मेल गैमेट्स भी हेप्लॉइड होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेल गैमेट से मतलब टेस्टिस से जो मेल गैमेट स्पर्म बनते हैं वो कैसे बनते हैं, फीमेल ओवरी से जो फीमेल गैमेट ओवम बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बहुत लंबी प्रोसेस है। पहले हम लोग स्टेप समझेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया कि जो जनन है, जब मानव जनन के लिए जनन का होना जरूरी है, यानी अगर मान लो कि किसी मेल के अंदर टेस्टिस ही नहीं है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। मतलब रिप्रोडक्शन में भी होगा भी तो स्पर्म का निर्माण वगैरह नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती है तो फिर वो अपने जैसे न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। या फिर क्या होता है कि मेल गोनेट्स मतलब टेस्टिस तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो जो हेल्दी स्पर्म है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। सेम कंडीशन वहां भी है कि फीमेल्स के अंदर ओवरी है, ओवरी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से फीमेल गैमेट्स वगैरह जो है अच्छे से नहीं बन पाते हैं, जिसके वजह से जो है ओवम वगैरह का जो अच्छे से निर्माण नहीं हो पाता है। और आफ्टर रिप्रोडक्शन जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है, और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो आगे जायगोट भी नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो फॉइट्स नहीं बनेगा, फॉइट्स नहीं बनेगा तो न्यू जनरेशन का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है ये गोनेट्स के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो स्पर्म और ओवम है ये जब आपस में फ्यूज करेगा यानी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, मतलब जब मेल और फीमेल के बीच रिप्रोडक्शन होगा, मैथुन की क्रियाएं होगी, कॉप्युलेशन होगा, तो मेल अपने स्पर्म को फीमेल के भेजेना में क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो जब फीमेल के बॉडी के अंदर ओवम बना हुआ होगा, ठीक है, वो कब बनता है वो आपको बताएंगे। यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के आफ्टर 40 डेज यानी 14वें दिन क्या होता है, अंडाणु वगैरह का बनने की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो स्पर्म जब ओवम से क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। जैसे ही स्पर्म ओवम से फ्यूज करेंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक स्पर्म है और ये एक ओवम है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे आके फ्यूज करेंगे। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन। यानी शुक्राणु और अंडाणु के आपस में संयुग्मन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और यही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब होती है तो बाद में फिर क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर हम लोग आगे यहाँ के बाद से लिखना है, मतलब यहाँ से इस तरह से आप लोग लाइन देंगे, ठीक है। और हम चूंकि जगह नहीं है तो हम ऊपर में बनाते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है हम लोगों का। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा स्पर्म था, ये जो स्पर्म्स, और यहाँ पे क्या था हमारा ओवम। ये स्पर्म और ओवम आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज। जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन की प्रक्रिया होगी। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग निषेचन, ठीक है। निषेचन के लिए हमेशा याद रखना है कि जो स्पर्म हो वो भी हेल्दी होना चाहिए, ओवम भी हेल्दी होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक खराब है या दोनों के दोनों खराब हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। रिप्रोडक्शन होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन कैसे ही होता है तो एक जायगोट बन जाता है, जायगोट, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा स्पर्म कैसे होते थे, हैप्लॉइड, ओवम भी हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड जब आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जिस संरचना का निर्माण करेगा वो कैसे होंगे, वो तो डिप्लॉइड होंगे, 2n, जिसको हिंदी में देखिए, ये हिंदी में इसको कहा जाता है युग्मनज।
जिसका जो पोलैरिटी लेवल होता है वो क्या होता है 2n, यानी डिप्लॉयड होते हैं। अब जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट में वृद्धि एवं विकास होगा तो वो इम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। अप टू 8 वीक्स तक के जाइगोट को एम्ब्रियो कहा जाता है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो जब जाइगोट 8 सप्ताह तक का होता है, यानी जिस समय जाइगोट बना और जाइगोट बनने के ठीक 8 सप्ताह तक के जाइगोट को क्या कहा जाता है, अप टू 8 वीक्स तक के जाइगोट को एम्ब्रियो, यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भ्रूण। और इस भ्रूण में फिर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इस भ्रूण में डेवलपमेंट के फलस्वरूप फोइटस का निर्माण होता है। फोइटस ये एक कह सकते हैं कि अनबॉर्न बेबी है। मतलब ये क्या हो गया, एक अनबॉर्न बेबी है। आफ्टर 8 वीक्स, अप टू 8 वीक्स जो जाइगोट होता है वो भ्रूण, और आफ्टर 8 वीक्स का जो जाइगोट होगा वो क्या कहलाएगा, फोइट्स कहलाएगा। और इस फोइट्स में लगभग, ठीक है, यानी आप कहें कि जाइगोट में ही जब बनते हैं तो 270 या 280 दिन, ठीक है, इतने दिनों के डेवलपमेंट के बाद, यानी 9 महीना या 9.5 महीना के बाद क्या होता है, एक न्यू जनरेशन का निर्माण हो जाता है, फॉर्म बर्थ होता है, न्यू जनरेशन। इसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग के नाम से भी, ऑफ स्प्रिंग भी कहा जाता है, संतान जिसको हिंदी में कहते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि मतलब जो गोनेट्स होते हैं उसके द्वारा जो आपस में रिप्रोडक्शन के बाद किस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जाइगोट किस तरह बनते हैं, एम्ब्रियो के किस तरह बनते हैं, फोइट्स बनते हैं, फिर उसमें डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, न्यू जनरेशन का निर्माण हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट है, यानी बॉडी के अंदर, फीमेल के बॉडी यूटेरस के अंदर जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो कितने स्टेज में होता है, यानी 270 या 280 दिन जो लगते हैं एक बच्चे को बर्थ होने में, वो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो सारे स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इतनी गर्मी है। भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं, जी इसमें पढ़िए आप, भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं, यानी जो इसके अंदर ये ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर भ्रूणीय विकास की जो भ्रूण का जो विकास होता है वो किस तरह से होता है, स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखिए स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो सबसे पहला प्रोसेस है, वो सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहला प्रोसेस होगा नंबर 1 कि युग्मक जनन। आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाए थे युग्मक जनन क्या है, ठीक है। युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक की बने मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। और ये जो गैमेट्स होगा ये अलग अलग बॉडी में, मेल बॉडी में स्पर्म बनेगा और फीमेल बॉडी में ओवम बनेगा, ठीक है। उसको भी फिर हम लोग अभी आगे कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा युग्मक जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग गैमेटो, यानी निषेचन के पहले युग्मक, यानी जब युग्मक का बनना जरूरी है। अगर युग्मक बन ही नहीं रहा है बॉडी में और फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या फायदा, मतलब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो युग्मक जनन यानी युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। ये जो गैमेटोजेनेसिस होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। तो जो मेल में होता है गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शुक्राणु जनन जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होगा,
और ये किस बॉडी में होगा? मेल बॉडी के अंदर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि चूंकि शुक्राणु का हिंदी इंग्लिश जो है स्पर्म होता है, तो शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस ये मेल बॉडी के अंदर होगा। और एक होगा अंड जनन या अंडाणु जनन, इसको हम लोग बोलते हैं अंड जनन, इसको बोलते हैं ओजेनेसिस। ये फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, ये इसके पहले भी बता दिए। शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस के अंदर होता है, यानी टेस्टिस की कोशिकाओं में लगातार माइटोटिक विभाजन के फलस्वरूप, माइटोटिक विभाजन जब उसके अंदर होते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, मतलब स्पर्म का निर्माण होता है। उसी तरह ओवरी के अंदर जब क्या होती है कि डिवीजन की प्रक्रिया होती है, माइटोटिक डिवीजन वगैरह, तो उससे क्या होते हैं कि ओजेनेसिस यानी अंड जनन का निर्माण, मतलब अंडाणु वगैरह का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु बनेंगे और इस प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु बनेंगे। ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है, ये हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली कि शुक्र जनन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रियाओं का वर्णन करें। अंड जनन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रियाओं का वर्णन करें। एक मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ये, और ये बड़ी, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये अभी क्लियर देखिए कि शुक्र जनन, जिसको इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, शुक्राणुओं के युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को हम लोग युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन, ओजेनेसिस मतलब अंड जनन। शुक्राणु जनन मेल के अंदर होगा और टेस्टिस के अंदर होगी। मेल के अंदर मेल बॉडी में टेस्टिस के अंदर, और अंड जनन की प्रक्रिया जो है वो फीमेल बॉडी में ओवरी के अंदर होगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरे स्टेप में चलते हैं। अब जो दूसरा है, सबसे पहला क्या हो गया हमारा, युग्मक जनन हो गया। उसके बाद होता है स्खलन, इसको हम लोग बोलते हैं इनसेमिनेशन कहा जाता है इसको। अब क्या हो गया कि मेल बॉडी के अंदर, यानी पहले युग्मक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मेल बॉडी के अंदर क्या हो गया, स्पर्म का निर्माण हो गया। फीमेल बॉडी के अंदर ओवम का निर्माण हो गया, और फीमेल्स के अंदर जब ओवम का निर्माण हो गया तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के 14 डे के बाद ओवरी से क्या होते हैं, ओवम मतलब अंडाणु जो है वो उसकी दीवारें फटती है और वो फॉलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और वहां पे स्पर्म का वेट करता है। तो अब प्रश्न है कि स्पर्म फीमेल के बॉडी में जो जाएगा वो कैसे जाएगा। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, मतलब मेल यानी मैथुन की प्रक्रिया के दौरान मेल अपने वीर्य को, वीर्य में स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, वीर्य यानी सीमेन को, ठीक है, फीमेल्स के भेजेना के माध्यम से उसके बॉडी में क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, स्खलन कहा जाता है। यानी स्खलन वह प्रक्रिया है जिसमें मेल अपने वीर्य को, मैथुन प्रक्रिया के दौरान मेल अपने सीमेन को भेजेना के माध्यम, फीमेल बॉडी में जो भेजेना प्रेजेंट होते हैं, भेजेना के माध्यम से अपने सेमिनल फ्लूइड्स को, सीमेंस को उसके बॉडी में रिलीज कर देते हैं। उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इंसेमिनेशन या स्खलन कहा जाता है। क्लियर, ये बाद में हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में। नंबर 3, स्खलन जब हो जाएगा तो उसके बाद होगा निषेचन। निषेचन जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोले। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ऑलरेडी अभी इसके पहले भी समझा चुके हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में क्या होते हैं, फीड करते हैं। जैसे देखिए स्खलन के द्वारा मेल गैमेट्स यानी वीर्य के माध्यम से क्या हुआ, फीमेल बॉडी में मेल के द्वारा पहुंचा दिया गया मैथुन की क्रिया के द्वारा। अब क्या हो गया कि वो जो ओवम जो अंडाणु से निकलकर, अंडाशय से निकल करके जो फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म का वेट कर रहा था, उस दौरान अगर रिप्रोडक्शन हो जाता है, मैथुन की प्रक्रियाएं होती है, तो वो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। और फ्यूज करने के बाद क्या बनेगा, क्या कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, निषेचन की प्रोसेस यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 कहते हैं विदलन। विदलन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज, निषेचन के बाद क्लीवेज की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जायगोट तेजी से, यानी जो निषेचन के फलस्वरूप, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनता है, जायगोट बनता है।
यानी बताए थे आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। तो विदलन की प्रक्रिया में क्या होगा, यानी जो इस प्रोसेस में जो जाइगोट बन, निषेचन के बाद जो जाइगोट बन जाता है, यानी इसके बाद जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट में मान लीजिए कि एक जाइगोट है, इस जाइगोट में क्या होता है, लगातार समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने से इसकी संख्याओं में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे एक है तो ये कितना बनेंगे, 2, फिर ये 2 कितने बनाएंगे, 4। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, विभाजन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इस तरह विभाजन की प्रक्रिया होने से एक गेंद, खोखली गेंद जैसी रचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग ब्लास्टूला के नाम से जानते हैं, एक खोखली गेंद जैसा, जिसको हिंदी में कोरक कहते हैं। तो विदलन क्या है, निषेचन के बाद जो जाइगोट बनती है, उस जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप, ठीक है, लगातार माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप एक खोखली गेंद जैसी रचना का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्लास्टूला, या हिंदी में उसको हम लोग ब्लास्टूला, या फिर उसको कहा जाता है कोरक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरक कहते हैं। यानी इसके फलस्वरूप किस चीज का निर्माण होगा, जैसे फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बना, तो विदलन के फलस्वरूप किस चीज का निर्माण होगा, ब्लास्टूला का। ब्लास्टूला, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कोरक कहा जाता है, जो एक गेंद, खोखली गेंद जैसी रचना होती है। नंबर 5 आगे हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 5, इसके बाद क्या होता है, भ्रूण का रोपण, इम्प्लांटेशन। भ्रूण का रोपण, भ्रूण का रोपण का मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश में इम्प्लांटेशन। देखिए, निषेचन की प्रक्रिया, यहाँ पे क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि फीमेल बॉडी के अंदर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है। निषेचन की प्रक्रिया कभी मेल बॉडी के अंदर नहीं होगा, जब भी होगा फीमेल बॉडी के अंदर, क्योंकि मेल अपने शुक्राणु को फीमेल बॉडी में रिलीज कर देता है सीमेंस के द्वारा और मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो फीमेल्स के बॉडी में होगी। फीमेल्स के बॉडी में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमेशा कहाँ होता है, ये प्रश्न आपको आ सकता है, क्वेश्चन में आते भी हैं। फीमेल बॉडी में निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी नलिका में। ठीक है, अंडवाहिनी नलिका में जैसे ही क्या हो जाता है, निषेचन हो जाती है, निषेचन के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट का जो है फीमेल्स के यूटेरस में, गर्भाशय में स्थापित होना, जाइगोट का फीमेल बॉडी के यूटेरस यानी गर्भाशय में स्थापित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भ्रूण का रोपण। जैसे ही फीमेल बॉडी में मतलब भ्रूण का रोपण होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बंद हो जाएगा, यानी जो मासिक धर्म होते हैं वो आना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कब तक, जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा, मासिक धर्म वगैरह उसमें अंदर बंद हो जाएंगे। और मासिक धर्म आ रहा है तो इसका मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बना, जाइगोट का इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया इसकी वजह से। उसके बाद नंबर 6, तो भ्रूण का रोपण हो गया कि निषेचन के बाद भ्रूण का गर्भाशय में स्थापित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूण का रोपण, इम्प्लांटेशन कहलाती है। जब भ्रूण का रोपण हो जाता है तो अब जो भ्रूण यूटेरस में आ गया तो उसे अब जो श्वसन चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, मतलब भोजन, एनर्जी, जो भी चीज चाहिए माँ के बॉडी से उसे कैसे मिलेगा, तो उसके बॉडी तो क्या होता है, उसमें एक चीज का निर्माण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपरा का निर्माण। क्या होता है, भ्रूण जैसे ही भ्रूण का रोपण हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, अपरा का निर्माण, अपरा का निर्माण हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कहा जाता है। तो इसी अपरा के माध्यम से जो माँ के गर्भ में पल रहे शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, उसे भोजन, श्वसन, ब्लड वगैरह का सप्लाई इसी के द्वारा होता है। ठीक है, ये तो अपरा का निर्माण हो गया। अब जब अपरा का निर्माण हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, गैस्ट्रूला भवन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, जो 7वां स्टेप है वो भी इंपॉर्टेंट है। जब ये अपरा का निर्माण हो गया उसके बाद क्या होता है कि गैस्ट्रूला भवन, गैस्ट्रूला भवन का फॉर्मेशन होता है। गैस्ट्रूला भवन, जिसको हम लोग गैस्ट्रूलेशंस के नाम से जानते हैं।
गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशंस के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रुलेशंस मतलब क्या होता है, ये जो ब्लास्टुलेशंस होता है, जो ये ब्लास्टुला का निर्माण होता है, तो ब्लास्टुला में भी फिर क्या होता है, जैसे जाइगोट में मतलब कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप एक गोल गेंद जैसी रचना का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं। अब ये ब्लास्टुला मतलब क्या होता है, ये मतलब जब भ्रूण होता है तो इम्प्लांटेशन हो गया अपरा, तो इसी ब्लास्टुला में अब क्या होता है, इस ब्लास्टुला में फिर से क्या होती है, डिवीजन होता है और 3 जनन परत का निर्माण हो जाता है। 3 जनन परत का निर्माण हो जाता है, मतलब ब्लास्टुला में 3 जनन परत के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, गैस्ट्रुला भ्रमण। और इन जनन परतों से ही मनुष्य जो बच्चे होते हैं उसके सारे बॉडी के पार्ट्स क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, चाहे वो स्किन हो, हैंड हो, आईज हो, आईज का जो ये पुतली वगैरह, हेयर हो, पैर हो, उंगलियां हो, हार्ट हो, इंटेस्टाइन हो, वो सब चीज इससे क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। वो किससे क्या चीज निर्मित होते हैं बाद में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 8 नंबर में देखिए क्या होगा, अंग विकास। जब सारे ये मतलब बनने लगेंगे तो उस बनने के बाद उसका डेवलपमेंट होगा, अंग का विकास, अंग विकास। अंग को इंग्लिश में ऑर्गेन कहते हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह जो है ये होता है, यानी यहाँ पे अंग का विकास होने लगता है। अंग का विकास का मतलब ये हो गया कि अलग अलग मंथ में अलग अलग मंथ क्या होता है अंग का, जैसे फर्स्ट मंथ में यानी जब बच्चे के गर्भ में जब पहला मंथ होता है तो उस समय हार्ट का निर्माण हो जाता है। दूसरे मंथ में बच्चे की पैर और उंगलियां बनने लगती हैं, और 12 सप्ताह के बाद यानी आफ्टर 12 वीक्स यानी लगभग 3 महीने के बाद, लगभग 3 महीने के बाद सभी प्रमुख अंग तंत्रों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इसी तरह जो है पूरे बॉडी में धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है और अंततः, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, उस बच्चे का प्रसव होता है। मतलब प्रसव मतलब होता है बच्चे के जन्म देने की जो घटना होती है। एक फीमेल्स बॉडी जब बच्चे को जन्म देता है, एक होता है नेचुरली मतलब और जन्म देते हैं, और एक होता है जब सीजरियन जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन के द्वारा भी बच्चे को माँ के बॉडी से बाहर यानी यूटेरस से गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है। प्रसव जिसको इंग्लिश में पास्चुरेशन कहते हैं। उसके बाद जब बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नीचे लिख देते हैं ऐसे। ये और सबसे लास्ट की जो प्रक्रिया है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे के जन्म के बाद जो माँ है बच्चे को मिल्क फीडिंग कराती है, यानी बच्चे को अपना दूध पिलाती है। कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक जो है बच्चे को अपने माँ का ही दूध देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दुग्ध श्रवण, दुग्ध श्रवण जिसको हम लोग लैक्टेशंस के नाम से भी जानते हैं, लैक्टेशंस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। और जब दुग्ध श्रवण मतलब दुग्ध श्रवण उसी महिलाओं में हो सकती है जो बच्चे को जन्म देती है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी होती है तो उसके बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स में कुछ परिवर्तन आने लगती है, और परिवर्तन आने के बाद जब अंततः क्या होती है, उस मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रिएशन होने लगता है आफ्टर बर्थ, यानी बच्चे के जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होती है, जो है बच्चे को दूध वगैरह पिलाने के लिए उसके मेमोरी ग्लैंड से ऑटोमेटिकली मिल्क का सिक्रिएशन होने लगता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट था, जो हमारा गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रियाएं थी, युग्मक जनन, उसको हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। युग्मक जनन में जो स्पर्मेटोजेनेसिस था, ओजेनेसिस था, उनको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ए लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और अंत में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। थैंक्स ए लॉट।